हेलो, दिस इज इनके विषय एंड यू आर वाचिंग इनके विषय क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे टेंस। क्यों? अगर आप इंग्लिश बोलते समय आपको डर लगता है कि गलती हो जाएगी, ग्रामेटिकली आपसे गलती होगी, या फिर लिखते समय आप सोचने लगते हैं कि ग्रामेटिकली गलत हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि बेस जो है वो टेंस है। किसी भी खासकर इंग्लिश लैंग्वेज का टेंस को रीढ़ माना जाता है, बैकबोन। अगर टेंस में ही आपको कमी नज़र आ रही है, इसमें ठीक से आप नहीं जानते हैं, तो फिर आप न ठीक से बोल पाएंगे और ना लिख पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं टोटल आपको टेंस नहीं बतलाने जा रहा हूँ, खासकर इंग्लिश बोलने में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर राइटिंग में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका हिडन टिप्स बतलाने जा रहा हूँ। आप देख करके समझ सकते हैं कि जैसे आपको टेंस बतलाया गया, मैं वैसे नहीं बतलाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल न्यू है, और ऐसा है कि आप अभी पढ़ेंगे और अभी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और फिर इंग्लिश बोलने और लिखने में डर नहीं लगेगा। डर भगाने के लिए आज का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप से मैं लास्ट में क्वेश्चन भी करूँगा, तो ज़रूरी है कि इसको सही से समझिए। तो टेंस में होता क्या है, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो फिर बाद में भूल जाते हैं, और बोलते समय ये दिमाग में होता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बोलते समय ही टेंशन हो जाता है कि आखिर यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो उसे भी पहले जान लेते हैं, क्योंकि टोटल 5 रूल आपको बतलाने जा रहे हैं, टोटल 5 रूल्स आपको बतलाने जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि एक एक रूल्स को ध्यान से देखिए। अब एक बार हम देखे थे, कहीं किसी रिलेशन में गए थे, तो देखे कि 2 बच्चा आपस में इंग्लिश में झगड़ रहा है, इंग्लिश में झगड़ रहा है। तो मुझे लगा कि भाई इससे पूछते हैं कि क्या भाई इंग्लिश में कितना जानता है, इतना आपस में झगड़ा कर रहे हैं इंग्लिश में। तो मैंने उससे पूछा कि प्लीज़ कम एंड प्लीज़ टेल मी अबाउट टेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट टेंसेस। तो उसने कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेंस। वह टेंस के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, छोटा सा बच्चा था। तो उसने कैसे सीखा? लिसनिंग करके सीखा। जो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर वो इंग्लिश इन्वायरमेंट था और वहाँ आसानी से सीख गया। तो होता क्या है कि हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट जो पढ़ते हैं, जो ज़रूरी नहीं है उसमें भी दिमाग लगा देते हैं। तो हमें जो प्रैक्टिकल यूज होता है, रोज़ बोलने में लिखने में जो यूज होता है, वही पढ़िए, दूसरा पढ़िए ही मत फिलहाल अभी, अगर आपको स्पोकन सीखना है तो सबसे पहले बेस में चलते हैं। जहाँ आप गलती करते हैं उस बेस को पकड़ते हैं और फिर वहाँ से फिर आगे चलेंगे। तो अब वर्ब के बारे में पहले जान लेते हैं। रूल 1 में वर्ब के बारे में जानते हैं कि वर्ब का यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आप सुने होंगे कि नाउन के साथ में एस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। बिल्कुल, ये सब जानता है, बच्चा जानता है कि नाउन में जब हम एस या फिर एस का यूज करते हैं, लगाते हैं, तो हो जाता है वो प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब में जब एस और एस लगाते हैं तो बन जाता है सिंगुलर नाउन। यही अंतर है, इसको समझना जरूरी है कि नाउन में एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब में लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। तो चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या क्या है, हमें टेंस में जो यूज करना पड़ता है सिंगुलर वर्ब, तो वो क्या क्या है। जैसे हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, एम को भी सिंगुलर माना जाता है, याद रखेंगे, एम को भी सिंगुलर माना जाता है। उसके बाद वॉज सिंगुलर है, डज में ईएस लग गया है, डू में ईएस लग गया तो डज हो गया, और डज सिंगुलर है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गोज सिंगुलर है, प्लेज सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है ये? इसीलिए कि यहाँ पर देखेंगे गो में ईएस लग गया, सिंगुलर हो गया, प्ले में एस लग गया, सिंगुलर हो गया। जब भी जो मेन वर्ब है उसमें आप एस लगा देते हैं, एस लगाते हैं। मान लीजिए वॉवेल है तो एस होगा, कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ एस होगा लास्ट में जो है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया। तो हम ये ज़्यादा जरूरी है, इसको सही से समझने का प्रयास कीजिए। हम एक पॉइंट बतलाने जा रहे हैं इस पर हम। उसके बाद प्लूरल वर्ब को देख लीजिए, यहाँ पर हैव, आर, वर, डू, गो, प्ले, इटीसी, और ये सब प्लूरल वर्ब है। ये सभी प्लूरल वर्ब है, याद रखेंगे। हैव प्लूरल है, आर, वर, डू, गो, प्ले। देखिए यहाँ पर एस नहीं लगा है, मेन वर्ब में जब एस नहीं लगता है तो प्लूरल वर्ब कहलाता है। अब ये इस चीज़ को हमने क्यों पढ़ा, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इन चीज़ों को हमने पढ़ा क्यों। अब देख लीजिए, जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसको याद रखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब काम करने वाला जो करता है वो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसको दिमाग में रखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। उसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आपको यहाँ से चुन लेना है, सब्जेक्ट देखेंगे और हम
उसी प्रकार से यूज़ करेंगे, सोचेंगे नहीं कि इसके साथ क्या बताया गया था। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। अब क्या है, कुछ और थोड़ा सा जो जानना है उसे जान लीजिए। डू, डज, डिड जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस में यूज करते हैं डू, डज, डिड, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हो जाएगा प्लूरल। जैसे डू यू नो, डज ही नो, नो जो यहाँ पर आ रहा है वो प्लूरल हो जा रहा है, मेन रूप में हो जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे और दूसरा रूल को भी देख लेते हैं। और रूल्स 2 को देखेंगे कि 2 में क्या है। अगर आपको रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन के बारे में बोलना हो तो जरूरी है, क्योंकि आप जो भी काम रोज करते हैं, किया करते हैं, कल करते थे, आज करते हैं और कल भी करेंगे, अगर इस तरह का कोई एक्शन के बारे में चर्चा करना है तो आप क्या करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि इसमें एडवर्ब का भी यूज करना है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का भी यूज करना है, ताकि आपका स्पीकिंग और बेहतर लगे कि कोई एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल पर्सन इंग्लिश बोल रहा है फिर लिख रहा है, तो इसके लिए टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जिसे एडवर्ब भी यहाँ पर कहा जाएगा, तो उसका यूज कैसे करेंगे। तो देखेंगे डू यू एवर टेक टी। अब यहाँ पर देखेंगे यू जो है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और इसलिए यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि इस कंडीशन में यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अपवाद है यू और आई में देखेंगे कि एम का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा बात भी जान लीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और एम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन आई के साथ अधिकता आपको प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। आई हैव, आई गो, आई प्ले, प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो अपवाद में आई के साथ सिंगुलर वर्ब एम होगा, और ये आई अपने आप में एक्सेप्शन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी होता है। उसके बाद यू सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। आई यू को छोड़ दीजिए, बाद में कि जब भी कोई सब्जेक्ट आए तो हम देखेंगे कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आगे चलते हैं। तो डू यू एवर टेक टी, क्या आप कभी चाय पीते हैं, ये रेगुलर एक्शन या फिर हैबिचुअल एक्शन के लिए इस तरह से बोलेंगे। डज ही ऑलवेज टेल अ लाई। अब देखेंगे डज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब में डज हुआ, लेकिन डू डज डिड के बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, मेन वर्ब का यूज किया गया है। तो डज ही ऑलवेज टेल अ लाई, क्या वो हमेशा झूठ बोलता है, इस तरह से पूछेंगे। आंसर भी कैसे देंगे देख लेना है। डू यू नेवर स्पीक द ट्रूथ, क्या तुम कभी सच नहीं बोलते हो, क्या तुम कभी सच नहीं बोलते हो। Does she often come to you? Does she often come to you? क्या वह तुम्हारे यहाँ अक्सर आती है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे डज का प्रयोग किया गया है सी के कारण, और जब डज आया तो यहाँ पर कम होगा, कम्स नहीं होगा। टू यू का मतलब है आपके यहाँ। अब आंसर आपको देना है तो आप क्या करेंगे, हैबिचुअल एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन में आपको आंसर देना है, तो फिर क्या करेंगे। तो आई हार्डली टेक टी, मैं शायद ही कभी चाय पीता हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से ही कभी चाय पीता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ही समटाइम्स टेल्स अ लाई, फिर देखेंगे समटाइम्स और फिर टेल्स, फिर बोलेंगे कि इस तो लगा हुआ है तो इधर क्यों लगा भाई, यहाँ पर ये एडवर्ब है और समटाइम्स एक वर्ड है जिसमें इस तरह से वो इस लगा हुआ ही है, लेकिन मेन जो यहाँ पर मेन वर्ब है यहाँ पर इस लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही समटाइम्स टेल्स अ लाई, वह कभी कभी झूठ बोलता है। उसके बाद है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसे जान लेंगे। She comes to me twice a week. She comes to me twice a week. यहाँ पर भी यहाँ पर देखेंगे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जब भी आप देते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में, तो यह बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन जो काम रोज करते हैं या फिर आदतन करते हैं, आदत बस करते हैं, आदत है आपको किसी काम को करने की, उस काम को करते हैं, तो उस कंडीशन में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड अगर देते हैं तो आपका स्पीकिंग और भी बेहतर हो जाता है। अब इसमें सीखेंगे हम रूल 3 में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद फ्यूचर एक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। एक बात आपको जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करके हम फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं, फ्यूचर सेंटेंस को बोल सकते हैं। वो कैसे, एक एक करके देखते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, चलिए ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब मैं अभी अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर चलो ठीक है, कंटिन्यूअस में हो गया। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो इसके लिए ERM+V4 का यूज करेंगे।
शी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से फ्रेंड से मिलने जा रही थी। पास्ट में अगर कंटिन्यूस से बोलना है कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा था, वॉज एंड वर का प्रयोग करेंगे, साथ में वर्ब फॉर का यूज करेंगे। बिल्कुल आसान है, ये आप जानते हैं, लेकिन सीखना क्या है देख लीजिए। शी इज गोइंग टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगी, वह कल पटना जा रही है। मतलब ये हुआ कि इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आप चाहें तो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करते हैं, ये हुआ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जो टाइम आप देते हैं वो फ्यूचर का जो टाइम होता है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और वो सिर्फ देने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर उसका यूज करते हैं तो फ्यूचर हो जाता है। मतलब ये है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वही अगर चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, शी विल गो टू पटना टुमारो, शी विल गो टू पटना टुमारो, या फिर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं शी इज गोइंग टू पटना टुमारो। नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू मीट हिम दिस इवनिंग, आई एम गोइंग टू मीट हिम दिस इवनिंग का मतलब मैं उससे आज शाम मिलने जा रहा हूँ। दिस इवनिंग का मतलब होता है आज शाम। तो मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जब भी कोई काम को करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं, करेंगे, तो इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं इज आर एम, और उसके साथ में वर्ब फॉर, और फिर आप टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे दिस इवनिंग यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करके फ्यूचर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं है। फ्यूचर का चारों जो प्रकार होता है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आप चाहें तो क्या तो सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअस टेंस के जरिए टाइम एक्सप्रेसिंग यूज करके आप फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रूल 4 में क्या है। सब्जेक्ट के साथ में हैव, हैड और विल हैव का प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का यूज कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे आई हैव से लेते हैं तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूं, अभी वर्तमान में मैं अपना काम समाप्त कर लिया हूं। आई हैव मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिल चुका हूं। आई हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं। और आई हैव बीन टू लंदन, और मैं लंदन से हो आया हूं, लंदन जा चुका हूं पास्ट में कभी। तो यहाँ पर आई हैव के साथ में अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वर्तमान में आप कोई काम कर चुके हैं, इसका ये बोध होता है। उसके बाद देखेंगे आई हैड, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क का मतलब हैड का प्रयोग जैसे किया जाए तो एक बात याद रखिए, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक करते हैं। हैड का प्रयोग और V3 का प्रयोग जब करते हैं तो इसका मतलब है कि पास्ट में किसी खास एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मतलब ये हुआ कि पास्ट में किसी खास एक पॉइंट था, पर्टिकुलर टाइम था, उससे पहले मैं अपना काम को समाप्त कर लिया था। पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में यही अंतर है कि जब हैड का प्रयोग करेंगे तो पास्ट में किसी खास टाइम से पहले आप अपना काम खत्म कर लिए होते हैं। तो आई हैड मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिल चुका था। आई हैड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख चुका था। किसी खास अवधि से पहले, किसी खास टाइम से पहले मैं अंग्रेजी सीख चुका था। आई हैड बीन टू लंदन का मतलब है कि पास्ट में किसी खास समय से पहले मैं लंदन से हो आया था घूमकर। उसके बाद विल हैव का प्रयोग फ्यूचर में आपको बोलना है। स्पीकिंग में बहुत कम इसका यूज होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप जान लीजिए कि फ्यूचर में किसी खास अवधि से पहले कोई काम आप कर चुकेंगे, तो उसके लिए आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, शैल विल के बारे में टेंशन नहीं लेना है। विल का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में कर दीजिए। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम को समाप्त कर चुकूंगा। आई विल हैव मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिल चुकूंगा। आई विल हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मतलब है कि भविष्य में हम किसी खास अवधि से पहले, टाइम से पहले हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख चुकेंगे। और आई विल हैव बीन टू लंदन का मतलब मैं लंदन से हो आऊँगा, किसी खास अवधि से पहले मैं लंदन जा चुकूंगा और वहाँ से आ भी चुकूंगा। तो इस तरह से होगा। अब देखते हैं रूल 5। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन और पास्ट एक्शन के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। तो जब भी पास्ट एक्शन की बात करना हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का रूल हम बतलाने जा रहे हैं। सो देख लीजिए। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन का मतलब है कि पास्ट में आप कोई भी काम को आदत बस किया करते थे, रेगुलर किया करते थे पास्ट में, तो उसके लिए क्या क्या रूल करेंगे। जैसे आई वेंट टू हिम ऑन संडेज, आई वेंट टू हिम ऑन संडेज मतलब मैं उसके यहाँ संडे को जाया करता था, मैं उसके यहाँ संडे को जाया करता था।
तो सब्जेक्ट प्लस वी टू का यूज करेंगे। लेकिन आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं सेम मीनिंग के लिए। जैसे आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे टहला करता था। पास्ट में कोई भी काम को आप आदतन हैबिचुअल किया करते थे तो उसके लिए यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो वुड का प्रयोग भी करेंगे। वुड के बाद में वी वन का प्रयोग होगा। जैसे शी वुड वेट फॉर मी इन द पार्क, मतलब वह पार्क में मेरे इंतजार किया करती थी, मेरी इंतजार करती थी। तो कोई भी काम पास्ट में अगर वो हैबिचुअल एक्शन होता हो, रेगुलर एक्शन होता हो, तो आप जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट प्लस यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के साथ में वुड का प्रयोग और प्लस वी वन का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शी केम टू सी मी येस्टरडे, अभी हैबिचुअल एक्शन नहीं है, सिंपल एक्शन है। पास्ट में कोई सिंपल एक्शन हो तो डायरेक्ट बस वही बात है कि सब्जेक्ट प्लस वी टू का प्रयोग करेंगे। शी केम टू सी मी येस्टरडे, वह मुझसे कल मिलने के लिए आए। अब इससे पता चलता है कि वह कल आए, उससे पहले आए थे या नहीं पता नहीं। उसके बाद है आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष मुंबई गया था। अब इससे सिर्फ यही पता चलता है कि मैं पिछले साल मुंबई गया था, उससे पहले गया या नहीं गया ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हैबिचुअल एक्शन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आई वेंट टू हिम ऑन संडेज का मतलब है कि मैं उसके यहाँ संडेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रत्येक संडे को उसके यहाँ जाया करता था। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब है कि मैं मॉर्निंग में सवेरे सवेरे टहला करता था। ये रेगुलर एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, तो दोनों में अंतर है, बनाने में ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल पूछने की, क्योंकि हम जितना बतलाए हैं आपने क्या समझा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने समझा या फिर नहीं। तो चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। तो आज का सवाल है, क्या आप कभी चाय पीते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। क्या आप कभी चाय पीते हैं? तो इसमें ए वर्ड का यूज करेंगे और क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या मेन वर्ब होगा, क्या होगा, ये सब तो आपको जानना है। तो क्या आप कभी चाय पीते हैं? तो अभी कमेंट बॉक्स में इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखिए और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी पढ़िए उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बोल करके उस बहुत सारे सेंटेंस को बोलिए या फिर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस पर कमांड हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी हम जो भी वीडियो बनाते हैं कुछ नए चीज़ उसमें होता है, आप उसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और दिक्कत है तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।